सभी को मेरा नमस्कार। कैसे आप सभी? स्वागत है आपका एक बार फिर साई क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अब तक हमने 10 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ आपसे एंशियंट हिस्ट्री के बारे में। एंशियंट हिस्ट्री जिसमें हमने प्राचीन भारत के स्त्रोत से शुरू करा था और अब हम आ चुके हैं पाषाण काल तक, स्टोन एज पर। आई होप आप लेक्चर इंजॉय कर रहे होंगे। आज हमारा ये 11वां लेक्चर है जिसमें हम मुख्य रूप से बात करेंगे स्टोन एज के बारे में। हमने लास्ट लेक्चर में लगभग कंप्लीट रूप से पाषाण और मध्य पाषाण के बारे में जान लिया था। यानी कि पूरा पाषाण हमने कंप्लीट कर लिया था लेक्चर नंबर 9 में, और उसके बाद हमने लेक्चर नंबर 10 में क्या देखा था? मध्य पाषाण काल के बारे में। हमने ये देखा था कि किस तरीके से मानव में चेंजेस आए। पहले वह किस तरीके से गुफाओं में रहता था, ठीक है, शिकार और खाद्य संग्रह उसका मुख्य रूप था। फिर आगे चलकर उसने अपना पेशा क्या बनाया? पशुपालन बनाया। और अब नवपाषाण में वह कृषि को अपना पेशा बनाएगा, और यहीं से शुरू होगी नवपाषाण कालिक क्रांति। तो चलते हैं हमारे लेक्चर की ओर। मेरा नाम है ऋषभ गुप्ता। बढ़ते हैं हमारे अगले लेक्चर की ओर, और लेक्चर का नाम है हमारे स्टोन एज। चलो तो देखते हैं सबसे पहले क्या है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ पाषाण काल के बारे में। तो पाषाण काल, जब मैं स्टोन एज बोल रहा हूँ तो आपको दिमाग में क्या रखना है कि इसको हमने 3 कैटेगरी में बांटा है। एक तो होता है पूरा पाषाण काल, जिसकी हमने लेक्चर नंबर 9 में बात करी थी। फिर उसके बाद होता है एक मध्य पाषाण काल, जिसकी हमने लेक्चर नंबर 10 में बात करी थी। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लेक्चर नंबर 11 में नव पाषाण काल के बारे में। पेलियोलिथिक, मिजोलिथिक और नियोलिथिक, इन नामों से जानते हैं हम इसे इंग्लिश में। तो पढ़ने का तरीका क्या होता है? पाषाण काल को, पूरे टॉपिक को आपको पढ़ना है तो उसका तरीका क्या है? आपको उस समय के औजार पता होने चाहिए कि उस समय औजार कौन कौन से थे। फिर उसके बाद उस समय के स्थल कौन कौन से थे। और जो तीसरी चीज पता होना चाहिए, उस समय की विशेषता है कि कैसे मानव आखेटक था। फिर उसके बाद आगे उसका डेवलपमेंट हुआ और चेंजेस आए। क्लियर है? अब देखते हैं पूरा पाषाण काल। एक रिवीजन मार लेते। जनरली मैं आपको कंप्लीटली पूरा पढ़ा चुका हूं, लेकिन एक रिवीजन देख लेते कि पूरा पाषाण काल की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट ब्रूटफुट ने करी थी। इनको हम फादर ऑफ इंडियन प्रीहिस्टोरिक बोलते हैं। इन्होंने क्लीवर खोज निकाला था। कहां से? पल्लवरम नामक स्थान, मद्रास में से। और फिर उसके बाद विलियम किंग ने भी एक कुलाड़ी की खोज करी थी अतिपरक्कम नामक स्थान पर। ठीक है, इस समय मानव क्या था बताओ? आखेटक था और खाद्य संग्राहक था। आखेटक का मतलब शिकार करता था। और इनके साक्ष्य हमको कहां से मिले? पूरा पाषाण काल के नदी घाटी। नदी घाटी वर्ड है, समझ जाना किससे संबंधित है? पूरा पाषाण काल से। देखो, नर्मदा घाटी और भोपाल के पास भीमबेटका। भीमबेटका मैंने आपको बताया था ऐसा स्थल है जहां पर तीनों जगह से साक्ष्य मिलते हैं। चलते हैं अगले इसमें। फिर मैंने आपको बताया था पूरा पाषाण काल की 3 कैटेगरी थी। एक तो लोअर पेलियोलिथिक, और फिर उसके बाद मिडिल पेलियोलिथिक, और फिर अपर पेलियोलिथिक। इनको हमने 3 कैटेगरी में बांटा था, और लेक्चर नंबर 9 में हमने डिटेल से इनके बारे में देखा था। चलते आगे। फिर हमने देखा था मध्य पाषाण काल के बारे में कि 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी तक का टाइम पीरियड था ये, मोटा मोटा। फिर उसके बाद इस शब्द का प्रयोग किसने करा था? होडर माइकल ने इस शब्द का प्रयोग करा था मध्य पाषाण का। और जो इसकी खोज हुई थी वो कहां पर हुई थी? विंध्य क्षेत्र में हुई थी। विंध्य क्षेत्र में करने वाले व्यक्ति कौन थे? कार्लाइल। देखो, रॉबर्ट ब्रूटफुट का नाम किससे संबंधित था वहां पर? पूरा पाषाण काल से। और सीएल कार्लाइल का नाम किससे संबंधित है? मध्य पाषाण काल से। ये मोटा मोटा याद रखना है आपको। फिर उसके बाद हमने देखा था कि इस समय होलोशिन युग की शुरुआत हो गई थी, मतलब बर्फ पिघलने लग गई थी, है ना। मतलब मौसम में क्या आ गई थी? थोड़ी सी वार्मनेस आ गई थी, गर्मी आ गई थी, है ना। कौन से उपकरणों का यूज हुआ था यहाँ पर? मुख्य रूप से आपको पता हो तो माइक्रोलिथ। मध्य पाषाण काल में कैसे उपकरण थे? छोटे उपकरण थे जिनको हम माइक्रोलिथ बोलते हैं। फिर प्रमुख उपकरण की अगर मैं बात करूं तो काय से बने होते थे? यहाँ पर चेल्सोडेनी के बने होते थे। और जो तकनीक थी बनाने की वो कौन सी थी? फ्लूटिंग तकनीक। हम रिवीजन देख रहे हैं ना, लेक्चर में 9-10 को आप अगर डिटेल से देखोगे तो आपको यही सब बातें वहाँ डिटेल में मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इतना ध्यान रखना है कि कौन से समय का कौन सा औजार है। क्लियर है? एक रिवीजन पर्पज से मैंने लिखा हुआ है। अब देखते हैं, उस समय भी मानो क्या था? आखेटक तो था ही, लेकिन पशुपालक भी। उसको इंपॉर्टेंस पता चल गई थी पशुपालन की कि हाँ, मुझे पशुपालन करना चाहिए। लकड़ी की डोंगी के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ पर। कुत्ते को उसने पालतू बनाया था, है ना। पशुपालन तो करा था, लेकिन सबसे पहले पालतू किसको बनाया था उसने? कुत्ते को पालतू बनाया था। चलते हैं आगे। अब आगे अपन देखते हैं मध्य पाषाण काल के कुछ स्थल कौन कौन से थे। मैंने आपको बताया था बागोर, ठीक है, और आदमगढ़। दोनों स्थान इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले, है ना। ये एविडेंस कहाँ से मिले हैं हमको कि पशुपालन होता था? ये एविडेंस बताते कौन है आपको? बागोर और आदमगढ़ बताते कि यहाँ से एविडेंस मिले सबसे पहले पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य के। आदमगढ़ जो कहाँ पड़ता है आपका? होशंगाबाद में। और बागोर जो आपका पड़ता है कहाँ पर? भिलवाड़ा, राजस्थान में। इसकी खोज किसने करी थी? आरवी जोशी ने करी थी। कब करी थी? 1964 में। ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। आदमगढ़ की शिलाश्रयों से लगभग 25,000 लघु पाषाण उपकरण भी मिले। माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ तो मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। मध्य पाषाण काल की बात चल रही है। फिर चलते हैं अब हम अगले लेक्चर, अगले पॉइंट की ओर, जो कि हमारा है मेन आज का मुद्दा, मेन टॉपिक। 5 मिनट में हमने लगभग रिवीजन कर लिया। अब हम चलते हैं नवपाषाण काल की ओर। अब नवपाषाण काल में क्या चेंजेस आए कि इस वजह से इसको नवपाषाण क्रांति कह दिया गया? दरअसल इसमें कृषि का विकास हो गया,
ठीक है, कृषि मतलब मेन मुख्य पेशा बन गया। देखो पशुपालन तो करते आ ही रहा था, मध्य पाषाण काल से शुरुआत हो ही गई थी, लेकिन यहाँ आकर उसने ये देखा कि अब पशुपालन के साथ साथ मुझे खेती भी करना चाहिए, इसीलिए इसको नवपाषाण क्रांति भी बोल दिया गया। तो ये टाइम पीरियड कब से कब तक का है? 4000 से लेकर 1000 बीसी तक का टाइम पीरियड। देखो एग्जैक्ट टाइम पीरियड आपको याद रखने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हड़प्पा वगैरह के समय का टाइम पीरियड भी आ जाएगा इसके बाद। ये शब्द पहली बार किसने प्रयोग करा था? मैं बात कर रहा हूँ नवपाषाण शब्द की, नियोलिथिक की। जॉन लुबाक का नाम याद रखना, ठीक है, जॉन लुबाक ने इस शब्द का प्रयोग करा था। इसको नवपाषाण क्रांति और अन्य उत्पादक क्रांति किसने बोला? गार्डन चाइल्ड ने। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ नवपाषाण क्रांति है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये बोलने वाले व्यक्ति कौन थे? गार्डन चाइल्ड ने। क्लियर है? अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। ठीक है, तो इसका पहला स्थल, प्रथम स्थल की खोज किसने करी थी? ले मैसूरियर ने करी थी। वहां पर रॉबर्ट ब्रूसफुट, फिर उसके बाद सीएल कार्लाइल, और यहाँ पर किसका नाम आ गया? ले मैसूरियर ने। कहां पर खोज करी थी? टोन्स नदी घाटी में। और टोन्स नदी घाटी कहां पर पड़ती है? आपके उत्तर प्रदेश में। ठीक है, गंगा की सहायक नदी टोन्स। तो टोन्स नदी घाटी वाले क्षेत्र में खोज करी थी इसकी ले मैसूरियर ने। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, 1860 में किसकी खोज हुई थी? स्थल की खोज हुई थी। लेकिन अगर आपसे कुठार पूछे, कुठार का मतलब होता है उस समय के औजार जो थे नवपाषाण काल से संबंधित थे। ठीक है, तो नवपाषाण काल से संबंधित औजार थे 1842 में खोज कर दी थी मिडोस टेलर ने। समझना, थोड़ा सा एंगल मतलब कंफ्यूजन कर सकता है। सीधा सिंपल किसी बात क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको कि इसका जो औजार था या हथियार था वो 1842 में मिल गया था, और जो स्थल मिले थे वो कब मिले थे? 1860 में। तो दोनों नाम याद रखना। और अब जाके जो टेक्नोलॉजी बन गई थी औजार्स में, वो कैसी हो गई थी? सेल्ट, कुल्हाड़ी, एड्स, भसूला, ठीक है, एडजेस और छेनी, ये आपको क्या मिलेंगे? उस समय के औजार मिलेंगे। अब औजार क्या हो गए थे? तराशने वाले हो गए थे, मतलब प्रॉपर बनने लग गए थे। ठीक है, तराशने वाले हो गए थे। यहाँ तक बात क्लियर है? देखो पहले जो औजार थे वो कुछ तो भी थे, ठीक है, पेबुल, बटिकाश में, ये सब आपने नाम सुने होंगे। फिर कैसे औजार हो गए बताओ? माइक्रोलिथ, छोटे छोटे हो गए। और अब औजार कैसे हो गए? एकदम फिनिशिंग वाले, पॉलिश्ड बोल सकते हो आप। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं आप एक लाइन में? पॉलिश्ड हथियार हो गए थे। तो पॉलिश्ड हथियार किस समय आ गए थे? नवपाषाण काल में आ गए थे अपने। अब चलते हैं यहाँ पर, तो क्या क्या विशेषताएं देखी गई? भाई जानवरों को पालतू बनाना ये तो चल ही रहा था, लेकिन कहाँ प्रारंभ हो गई थी? मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में। अब यहाँ और डेवलप हो रही, अच्छे लेवल पर पालने लग जाएगा उनको। यूजफुल करने, मतलब उसको यूजफुल रूप से करना है कि भाई कैसे यूज करना है, कौन से जानवर का कहाँ यूज करना है। और किसकी शुरुआत हो गई थी बताओ? कृषि की शुरुआत हो गई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। कृषि की शुरुआत हो जाती है इस साल में, नवपाषाण काल में। रागी, कुल्थी, चावल, गेहूं, जौ और कपास उगाते थे। और ग्राम में जीवन था इनका कैसा था? स्टेबल रूप से था, स्थिर रूप से, भागदौड़ नहीं थी, शहर वाला जीवन नहीं था। अब देखते हैं इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्थल है। यहाँ ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्थल पर। ठीक है, ज्यादा हथियार वगैरह पे भी ज्यादा जाना नहीं। औजार कौन से थे, क्या चेंजेस आए? मेनली कृषि चेंजेस आए। पहले शिकार था, फिर पशुपालक हुआ, और अब क्या करने लग गया? खेती करने लग गया। समझ में आ गई बात? ठीक है, आखेटक कब था? सबसे पहले आखेटक तो हमेशा रहा ही है वो, लेकिन उसको समझ में आ गया कि भाई खेती से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कोई चीज नहीं। तो सबसे पहले जो स्थल एक याद रखना है आपको, मेहरगढ़ के बारे में याद रखना है। ठीक है, अब मेहरगढ़ जो आपका पड़ता है, कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान पर पड़ता है। ठीक है, बलूचिस्तान अभी और वापस न्यूज में आ गया, सलमान खान ने अभी बयान दिया तो और बलूचिस्तान फिर से चर्चा में आ गया। ठीक है, तो बलूचिस्तान कहाँ पड़ता है? वर्तमान पाकिस्तान में। ठीक है, ध्यान रखना पाकिस्तान में आता है ये, लेकिन सलमान खान ने इसको अलग से मेंशन कर दिया। ठीक है, तो पाकिस्तान के लोग नाराज हो गए, भैया कि ये तो हमारा ही हिस्सा है, आपने अलग से कैसे मेंशन कर दी। ठीक है, तो बोलन दर्रे के पास स्थित है, पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास या फिर बोलन नदी के किनारे कौन सा स्थल है? मेहरगढ़ है। और ये नवपाषाण काल की क्या है? प्राचीनतम बस्ती, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 7000 बीसी का भी देखेंगे। 7000 बीसी में कृषि के एविडेंस मिलते हैं इसी समय। ठीक है, आदमगढ़ से क्या मिले थे आपको बताओ? आदमगढ़ और बागौर से आपको किसके एविडेंस मिले थे? पशुपालन के। क्लियर है? 1974 में जी.एन. फ्रांकोइस जेरिज के निर्देशन में यहाँ पर क्या हुआ था? खुदाई प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल की। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? मेहरगढ़ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उत्खनन इन्होंने स्टार्ट करा था, और इसी कारण इसको क्या बोलते हैं? अन्न भंडार और रोटी की टोकरी भी बोलते हैं। ये नाम इंपॉर्टेंट है, क्यों बोलते हैं? देखो इस पॉइंट के कारण बोलते हैं इसको। ये वाला पॉइंट ये रहा, कृषि के प्राचीनतम एविडेंस। अगर आपसे पूछे वर्ल्ड में, विश्व में कृषि के प्राचीनतम एविडेंस कहाँ से मिलते हैं, तो मेहरगढ़ आ जाएगा। अभी तक ऑफिशियली मेहरगढ़ ही है, क्योंकि इसके बाद एक संत कबीर नगर नामक एरिया है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, वहां से भी हमको कृषि के 9000 साल पुराने एविडेंस मिले। ठीक है, लेकिन ये कितने हैं? 7000 साल है, मतलब 9000 उससे भी पहले के एविडेंस मिल गए। वहां पर भी ऐसा बताया गया कि चावल की खेती होती थी। तो अभी तक तो मेहरगढ़ ही ऑफिशियल है, कई किताबों में देने लग गए। संत कबीर नगर का नाम आप याद रखना। ये कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर कृषि के एविडेंस कब के मिले हैं? 9000 बीसी के। ठीक है, बोलन नदी के किनारे स्थित मेहरगढ़ में क्या खेती होती थी बताओ? गेहूं और कपास की। और कौन सी नदी? बोलन दर्रा है, बोलन नदी। ठीक है, पालतू भैंस का भी प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिला है। 7 पुरातात्विक लेयर्स आए हैं, है ना, एक के बाद एक 7 लेयर्स में यहाँ पर सभ्यता मिली, ये कह सकते हो।
मतलब 7 अलग अलग लेयर्स में खुदाई हुई है यहाँ पर। फिर यहाँ पर बकरी के साथ मालिक को दफनाने के भी साक्ष्य मिले, और अन्नागार के साक्ष्य तो मिलेंगे ही मिलेंगे भाई। भाई आपको भंडार ग्रह तो मिल ही जाएंगे, जब आप खेती कर रहे हो आपके पास अनाज है तो भंडार ग्रह तो होगा ही होगा। यहाँ से एक कारीगर की कब्र भी मिली है। कहाँ से बात हो रही है? मेहरगढ़ से बात हो रही है। क्लियर है? चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अब अगली जो जगह है वो कश्मीर के नवपाषाण कालिक स्थल है। मैंने आपसे भी बात करी थी मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ता है। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ बुर्ज होम की। बुर्ज होम कहाँ पर है? ये कश्मीर में स्थान है। इसका अर्थ क्या होता है? बुर्ज नामक वृक्ष का स्थान। ठीक है, प्लेस ऑफ द बर्च ट्री। बर्च ट्री, बुर्ज मतलब बर्च के ट्री, कहाँ पर आपको कश्मीर में आज भी देखने को मिल जाएंगे। इसकी खोज किसने करी थी? 1935 में। सन याद रखने की जरूरत नहीं, एच डी टेरा और टी पीटरसन। टेरा और पीटरसन का नाम याद रखना, किससे संबंधित है? बुर्ज होम से संबंधित है। खुरदुरे धूसर मृदभांड, ठीक है, ये क्या आ जाएगा? मृदभांड। इसको करेक्ट कर लेना। मृदभांड का मतलब होता है बर्तन, है ना? मृदभांड यहाँ से उपयोग में होते थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कब्र में पालतू कुत्ते के साथ मालिक के शव या भेड़ियों के साथ, ठीक है, ये बात बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ना? मानव के साथ कुत्तों को दफनाए जाने के साक्ष्य आपको बुर्ज होम से मिलेंगे। मानव के साथ कुत्ते को दफनाया जाता है बुर्ज होम से। कैसे याद रख सकते हो? होम, होम में क्या आ जाता है? घर में कुत्ता आ जाता है, ठीक है, तो बुर्ज होम, होम से कुत्ता, ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हो। ठीक है, फिर छिद्रयुक्त हार्वेस्टर और एक एक घड़े पर सिंग वाले देवता के चित्र भी मिले आप। ये चीज आपको कहाँ से मिल रही है? बुर्ज होम से मिल रही है। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट स्थान पर। अगला इंपॉर्टेंट स्थल कौन सा है? गुफरकल है। गुफरकल तो ये भी कश्मीर में पड़ता है, पुलवामा जिले में आता है, त्राल तहसील में आता है। इंपॉर्टेंट है, पुलवामा तो न्यूज में रहता ही है। ए के शर्मा ने यहाँ की खुदाई करी थी। कुम्हार की गुफा इसका अर्थ होता है। जैसे मोहनजोदड़ो का पूछ लेते हैं कि भाई कहाँ है मृतकों का टीला, तो गुफरकल का भी याद रखना, कुम्हार की गुफा। यहाँ पर अनाज पीसने और वस्त्र सिलने की विधि से परिचित होने के प्रमाण भी मिलते हैं कि भाई ये लोग अनाज वगैरह पीसते थे। और अलंकृत हार्वेस्टर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, अलंकृत हार्वेस्टर मिलता है, और तांबे की हेयर पिन भी मिलती है। कहाँ से? आपके गुफरकल से। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना। कुछ ओवरऑल जो कश्मीर के जो स्थल मिले वहां से कुछ और विशेषताएं क्या है? ये लोग कैसे रहते थे? पिट ड्विलिंग, है ना? कई बार क्वेश्चन पूछा गया गर्तावास, मतलब जो इनके घर बने होते थे थोड़े जमीन से नीचे बने हुए होते थे, ठीक है, तो पिट ड्विलिंग या फिर गड्ढों में बनाए गए आवास थे इनके। अनेक प्रकार के मृदभांड तो मिलते ही है, पत्थर और हड्डियों के औजार भी मिलते हैं, और माइक्रोलिथ नहीं मिलते, बात ध्यान रखना, यहाँ से छोटे औजार नहीं मिले। ठीक है, नवपाषाण काल के गुफरकल और मेहरगढ़, सॉरी, गुफरकल और बुरजोम ऐसी जगह जहाँ पर छोटे औजार नहीं मिले। ठीक है, मतलब यहाँ पर किसका अभाव था? लघु पाषाण उपकरणों का क्या था? पूर्णता अभाव था, ये बात है। क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखना। अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख स्थल। उत्तर प्रदेश और बिहार में कौन कौन से स्थल थे जिनका संबंध नवपाषाण काल से था? ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आपसे चिरान की, चिरान कहाँ पर पड़ता है? बिहार में पड़ता है। ये गंगा, सोन और गंडक नदी और घाघरा नदी के संगम पर स्थित है। मतलब जहां नदी होगी वहां पर मानव तो रहेगा ही रहेगा। क्लियर है? अत्यधिक मात्रा में यहाँ पर क्या मिले? हड्डी के उपकरण मिले, जो मुख्य रूप से हिरण की सींगों के। ठीक है, चिरान से पत्थर के उपकरण नहीं मिले। मतलब आपको क्या ध्यान रखना है? चिरान क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली बात तो बिहार में, और कौन सी नदियों के संगम पर है, दूसरा ये, और तीसरी बात आपको क्या ध्यान रखना है? यहाँ मुख्य रूप से हिरण के सिंग मिले। हिरण के सिंग मतलब कैसे? हड्डी के उपकरण मिले, है ना? पत्थर के उपकरण नहीं मिले। हड्डी के उपकरण सबसे ज्यादा कहाँ से प्राप्त होते हैं? चिरान, बिहार से प्राप्त होते हैं। फिर उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट स्थल है वो है कौन सा है? कोल्डी हवा। कहाँ पर पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश का स्थल कोल्डी हवा, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। तो नवपाषाण काल के साथ यहाँ पर ताम्र और लोह संस्कृति, आगे आगे आने वाले लेक्चर हमारे ये वाले रहेंगे। ठीक है, ताम्र पाषाण काल, लोह पाषाण काल और महापाषाण काल, ये 3 लेक्चर और आएंगे इसके बाद। ठीक है, ये अभी किससे रिलेटेड हो गया? आपका पाषाण काल से, है ना? तो पाषाण काल के 3 लेक्चर हो गए हमारे। फिर उसके बाद आएगा ताम्र पाषाण, फिर उसके बाद लोह युग, फिर उसके बाद आपका कौन सा आएगा? महापाषाण काल। ठीक है, तो लोह संस्कृति से संबंधित अवशेष भी मिले आपको कोल्डी हवा से। ये बेलन घाटी में स्थित है, ये बात ध्यान रखना। बोलन घाटी अलग है, बेलन घाटी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। बोलन दर्रा कहाँ पर है आपके? बोलन घाटी, बताओ। अभी हमने देखा था मेहरगढ़ में पड़ती है। 6000 बीसी में चावल या धान का साक्ष्य, प्राचीनतम साक्ष्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो कई बार जो कंफ्यूजन होता है ना, पता है, अभी तो आपको ठीक लग रहा है, ये सही लगेगा, लेकिन जब हड़प्पा सभ्यता हम पढ़ते हैं ना, तो हड़प्पा सभ्यता पढ़ने के साथ साथ फिर कंफ्यूजन बढ़ जाता है कि यार यहाँ से एविडेंस था या यहाँ से एविडेंस था, क्योंकि कुछ कॉमन चीजें हमको हड़प्पा से भी मिली और कुछ कॉमन चीजें हमको पाषाण काल से भी मिली। मतलब जो कॉमन है, पैरेलल चल रही है चीजें। ठीक है, तो वो स्थल को पहचान जा रहे हैं, उसका नाम आपको वहां पर, जैसे मेहरगढ़ का नाम आपको हड़प्पा सभ्यता में भी मिलेगा, और नवपाषाण काल में तो हमने पढ़ा ही पढ़ा। क्लियर है? तो चावल का एविडेंस कहाँ से मिलता है आपको? कोल्डी हवा से मिलता है, ध्यान रखना। और गेहूं और जौ का मेहरगढ़ से मिलता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ही लोहार देव, देखो यही बात कर रहा था मैं, संत कबीर नगर जिला। ठीक है, लोहरा देव। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। 9000 बीसी का से क्या मिले? देखो चावल के एविडेंस मिलते, ये वाला पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था पहले। ठीक है, चौपानी मांडो से भी क्या मिले? मृदभांड मिले। चौपानी मांडो कहाँ पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ से मृदभांडों के उपयोग के सबसे पुरातन साक्ष्य मिलते हैं, बिल्कुल ध्यान रखना है ना, मृदभांड। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो बर्तनों के साक्ष्य, सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? चौपानी मांडो से मिलता है।
इलाहाबाद में एक जगह है महागढ़ा या महागारा और एक पंचोक, ये भी क्या है, इलाहाबाद के प्रमुख, इलाहाबाद जिले में स्थित प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल है। क्लियर है यहाँ तक बात। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट हमारा क्या बोलता है, कोल्डी हवा और महागढ़ा में क्या से मिली, किसी झोपड़ियाँ मिली, वृत्ताकार झोपड़ियाँ, मतलब इस तरीके से, है ना, झोपड़ियाँ जनरली ऐसी होती है ना, तो ऐसी नहीं थी तो ये कैसी थी, वृत्ताकार झोपड़ियाँ, गोलाई में बनी हुई, पैटर्न में। फिर महागढ़ा से अगर मैं बात करूँ, महागढ़ा से ही मवेशी के खुरों और खूंटों के निशानों से युक्त पशु बाड़ा मिला है और गौशाला भी मिली है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। पशु बाड़ा और गौशाला कहाँ से मिली है, महागढ़ा से मिली। महागढ़ा कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। क्लियर है इतनी बात। तो ये हमने देखे बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख स्थल, जिसमें चिरान याद रखना, ठीक है, जो बिहार का प्रमुख स्थल है। अब चलते हैं हम दक्षिण भारत के कुछ महत्वपूर्ण स्थल को देखने के लिए, ठीक है। दक्षिण भारत में से कौन से नवपाषाणकालिक स्थल थे, तो इनके नाम यहाँ पर दिए हुए, थोड़े से कठिन होते हैं थोड़ा, एक बार लेकिन देखना बहुत जरूरी है कौन सा कहाँ पर पड़ता है, क्योंकि ये नाम दे देते हैं और पूछते हैं कहाँ पर है भारत में, ठीक है। तो अब जैसे मैं बात करूँ, दक्षिण भारत में सर्वप्रथम नवपाषाणकालिक साक्ष्य कहाँ से मिले, संगनकल्लू, नागार्जुन कोंडा, ठीक है। अब अगर ये ऑप्शन में आ जाए और आपको चारों ऑप्शन दक्षिण के दे दिए जाए तो आप आंसर पे नहीं पहुंच पाओगे। तो कर्नाटक में जैसे याद रखो आपको, मास्की, पिकलीहल, ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, हल्लूर, कोडेकल और टी नरसीपुर और टेक्कलकोटा, ये सब कहाँ पड़ते हैं, आपके कर्नाटक में पड़ते हैं। तो कर्नाटक के नाम बिल्कुल याद रखना है, रटना ही पड़ेगा भाई, कुछ नहीं कर सकते हो। एक बार फिर से, मास्की, पिकलीहल, ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, हल्लूर, कोडेकल, टी नरसीपुर और टेक्कलकोटा। मुझे तो याद है इसलिए मैं फटाफट बोल दे रहा हूँ, ठीक है। आपको हो सकता है टाइम लगे, अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए इसकी लेक्चर की तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा जो नाम यहाँ पर आया है, देखो सबसे पहले जो एविडेंस मिले थे इन्हीं दो स्थानों से मिले थे, एक संगनकल्लू से मिला था और एक नागार्जुन कोंडा से मिला था। क्लियर है। फिर उतनूर, उतनूर, पलवाय और संगनपल्ली, ये जो स्थान है सभी कहाँ पर है, आपके आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं। और तमिलनाडु में पेयमपल्ली नामक एक स्थान याद रखना। तो ये तीन जगह है मुख्य रूप से आपके कर्नाटक के, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के। इसके अलावा केरल का नाम तो कई जगह ज़्यादा आता नहीं नवपाषाणकालिक स्थल में, इसलिए, लेकिन आप ये बिल्कुल ध्यान रख सकते हो। अब चलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड जो कई बार आता है, राख के टीले, है ना, राख के टीले। एक्चुअल में राख के टीले क्या होते थे, कुछ भी नहीं होते थे, जो पशु वगैरह रहते थे उनके जो गोबर वगैरह के अवशेष रहते थे उन्हीं को जलाया, जले हुए उनके अवशेष मिले हुए, तो कई सारे ऐसे ढेर मिले हुए, तो उन्हीं को हमने राख के टीले बोल दिया है ना। ये कंफ्यूज करता है कि भाई राख के टीले क्या है, ये कई बार नाम आता है। तो इसकी जो खोज करी थी एक टीजे न्यूबेट बोल्ड करके व्यक्ति थे, कर्नाटक के कुबगल नामक स्थान से इन्होंने राख के टीले निकाले थे सबसे पहली बार। और क्या बताया था, और रॉबर्ट ब्रूटफुट ने भी इन्होंने बताया था कि ऐसे कुछ राख के टीले मिले जिनका संबंध नवपाषाण काल से था, ठीक है। एक तरीके से समझ लो कि जो भी मतलब गोबर वगैरह इनसे जो कंडे वगैरह बनाए जाते थे उनके सब जले हुए अवशेष से, तो राख के टीले मतलब ऐसा ढेर मिला हुआ है, तो इसलिए उसको राख के टीले बोल दिया गया। तो कहाँ कहाँ से मिलते हैं ये स्थल, ध्यान रखना, पिकली हल से मिला है, सबसे पहले पिकली हल से ही मिला था और सबसे इंपॉर्टेंट जगह पिकली हल है। देखो कुबगल से मिला था और फिर पिकली हल सबसे इंपॉर्टेंट जगह, संगनकल्लू, कुबगल हो गया, बुधिहल हो गया, मास्की और ब्रह्मगिरी, यहाँ से आपको राख के टीले मिले। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन से स्थान से राख के टीले प्राप्त नहीं होते। आंध्र प्रदेश में याद रखना उतनूर और पलवाय। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट जगह, ये अलग से नाम है जहाँ से राख के टीले मिले। दो चार बार रिवाइज करोगे आपको क्लियर हो जाएगा ये। अब और चलते कुछ और स्थान है यहाँ पर, जैसे बुधिहल, बुधिहल से क्या मिलता है, एक तो सामुदायिक भोज का उत्सव का साक्ष्य मिलता है, भंडारा चल रहा था बुधिहल में, ठीक है। टेक्कलकोटा में क्या मिली है, सोने की लटकन मिली है ना, सोने की लटकन बालियां मिली है। वाडगल कर्नाटक में किसके साक्ष्य मिले, सुपारी के साक्ष्य मिले, हो सकता है लोग तंबाकू खाते होंगे यहाँ के, ठीक है। फिर 2001 में पी राजेंद्रन ने तमिलनाडु स्थित ओंदे से शिशु कपाल प्राप्त किया था, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। ये किससे संबंधित है, ये नवपाषाणकालिक स्थल है और ये जो जगह ओंदे, ठीक है, ये तमिलनाडु में पड़ती है। यहाँ से जो व्यक्ति है पी राजेंद्रन, ये केरल यूनिवर्सिटी से संबंधित थे, तो इन्होंने क्या प्राप्त करा था, एक शिशु कपाल प्राप्त करा था। फिर उसके बाद आदित्य नल्लूर, ये भी तमिलनाडु में पड़ता है। यहाँ से भी ऐसी बहुत सारी कब्रें मिली है जिसमें शवों की हड्डियाँ और पात्रों में रखकर दबाई गई, ठीक है। कहने का मतलब क्या, यहाँ से भी कई सारे शव मिले। तो ये जो इंपॉर्टेंट स्थल है, हो सकता है कोई नाम में गलत प्रोनाउंसिएशन कर दूं तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि साउथ के नाम है थोड़ा सा बोलना कठिन होता है हमारे हिंदी बेल्ट वाले लोगों को। तो दक्षिण भारत के ये इंपॉर्टेंट स्थल है जिनके साक्ष्य कहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली है। जैसे बुधिहल से क्या बताया हमने, सामुदायिक भोज के साक्ष्य। क्लियर है यहाँ तक बात। और देख लेते और क्या चीज़ रह गई है, कुछ और अन्य स्थान है जैसे असम और मेघालय की गारो पहाड़ियों से भी नवपाषाणकालिक स्थल मिले, ठीक है। मृदभांड के सर्वप्रथम नवपाषाण काल में बनने लगे क्योंकि इस काल में सर्वप्रथम खेती की शुरुआत हुई, लोगों ने अन्य संग्रह हेतु बर्तन की आवश्यकता। हाँ सीधी सी बात है, लॉजिकली बात है ना। अरे आप खेती करने लगे, खाना बनाने लगे तो आपको क्या चाहिए, बर्तन चाहिए स्टोरेज के लिए, तो बस बर्तन के साक्ष्य वाली बात ही है, यही पर यही लिखा हुआ है। कुंभकारी का साक्ष्य भी मिल जाएगा, बर्तन हो जाएंगे तो कुंभकारी तो रिलेट कर ही सकते हो, ठीक है। आरंभ में हाथ से बनाए गए और बाद में किससे बनाए गए, चाक से बनाए गए, कुम्हार के चाक से। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पॉइंट समझ पा रहे हो, ठीक है। देखो
पाषाण काल में इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। पाषाण काल में जो सबसे पहली कैटेगरी थी पूरा पाषाण काल, उसमें जो मानव था वो क्या था बताओ, आकेटक था, मतलब शिकार करता था। फिर हम आए मध्य पाषाण काल में, वहां मध्य पाषाण काल में मानव ने क्या सीख लिया था बताओ, पशुपालन करना। फिर पशुपालन करने के बाद नव पाषाण काल में उसने किस चीज का आविष्कार कर लिया बताओ, कृषि का आविष्कार। कृषि का आविष्कार तो नहीं कह सकते, लेकिन कृषि करना सीख लिया उसने। और कृषि जैसे उसने सीखी, खेती सीखी, तो अनाज अन्न उत्पादक बन गया। और अन्न उत्पादक बनने के साथ ही उसने अन्न का स्टोरेज भी शुरू कर दिया। अब अन्न स्टोरेज करने के लिए उसे क्या चाहिए भाई, बर्तन तो चाहिए, भंडारण तो चाहिए। खाना बनाने लग गया कुल मिला के, तो खाना बनाने लग गया तो उसे क्या चाहिए, स्टोरेज के लिए बर्तन तो चाहिए ही चाहिए। तो अब उसने बर्तन बनाना शुरू करा, मतलब मृद भांड बनाने की शुरुआत हो गई। और इनको बनाएगा कौन, कुम्हार बनाएगा। और कुम्हार क्या करेगा, चाक से बर्तन बनाएगा, हाथ से बर्तन बनाएगा, यही वाली बात है। तो समझ रहे हो कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, पाषाण से लेकर नव पाषाण तक डेवलपमेंट का फेस कैसे चला, ये बात आपको क्लियर हो गई कि नहीं, कि किस तरीके से मानव आखेटक से खेती करना सीखा। आगे हम जानेंगे तांबे को लेकर, ताम्र पाषाण काल को। फिर हम आगे इसके बाद जानेंगे हम लोहे लोहे का उत्पादक, और किस तरीके से फिर हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम और जानेंगे। और फिर आगे चल के और डेवलपमेंट, वैदिक संस्कृति, इनके बारे में जानेंगे। मतलब एक पूरी सीक्वेंस ऑफ सीरीज है। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखे तो आपको आगे के लेक्चर समझ में नहीं आएंगे। प्राचीन भारत के स्रोत को आप अलग से भले ही पढ़ सकते हो, लेकिन आपको इसे तो रिलेट करके कंटिन्यू के साथ ही पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ज़्यादा लेक्चर की लेंथ नहीं रखते हम, 20 मिनट, 15 से 20 मिनट रखते हैं। और आप इस लेक्चर का PDF चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और साथ ही यहाँ पर QR है, आप उसको स्कैन करके भी टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो और इंस्टा को ज्वाइन कर सकते हो। तो क्लियर है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। आप बिल्कुल ध्यान रखिए, एग्ज़ाम आने वाली है, एक सीक्वेंस ऑफ सीरीज चल रही है। उसके अलावा आप अगर MP सेट की तैयारी कर रहे हैं, MPPSC सेट की, तो उसके PY को जरूर लगाएं, उसकी सीरीज भी हमारी चल रही है। और इसके साथ ही अगर आप UGC नेट के PY को कर रहे हो तो उसकी भी हम 6-7 लेक्चर ले चुके हैं, वो भी लेक्चर कंटिन्यू रहेंगे। और कोशिश ये रहेगी कि आपके पूरे लेक्चर्स दिसंबर के एग्जाम से पहले ख़त्म कर दिए जाए, 15 दिसंबर या 20 दिसंबर तक ख़त्म कर दिए जाए, ताकि आप उनको आराम से इत्मीनान से एक दिन में बैठ के सारे लेक्चर देख लें और आप एग्ज़ाम आराम से दे सकें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।